नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। बिहार में नीतीश कुमार सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। अभी तक गृह मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे सीएम नीतीश ने गृह विभाग अब बीजेपी के हवाले कर दिया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अब राज्य के नए गृह मंत्री होंगे। विजय कुमार सिन्हा को भूमि और राजस्व विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंगल पांडे को फिर से स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिलीप जायसवाल को उद्योग विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। इसके अलावा एलजेपीआर को गन्ना उद्योग विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग सौंपा गया है। हम पार्टी को लघु जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। आरएलएम को पंचायती राज विभाग दिया गया है। ने बड़ा आरोप लगाते हुए एक्स पर उन सभी लोगों के नाम जारी किए हैं जिन्होंने राहुल के खिलाफ खुला खत लिखा था। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, देश भर में वोट चोरी का मुद्दा उठाने के बाद राहुल गांधी के खिलाफ अचानक 272 तथा कथित प्रतिष्ठित लोग सामने आ गए हैं। राहुल गांधी ने वोट चोरी के सबूत पेश किए, जिसके बाद ये पूरा मामला गर्मा गया और बीजेपी पर सीधा दबाव बढ़ा। कांग्रेस का कहना है कि ये 272 लोग असल में बीजेपी या उससे जुड़े संगठनों जैसे आरएसएस, विवेकानंद फाउंडेशन और इंडिया फाउंडेशन से जुड़े हैं। कई के खिलाफ गंभीर आरोप भी हैं, लेकिन बीजेपी से नाते के कारण सबकी छवि साफ दिखाई देती है। विपक्ष का आरोप है कि ये लोग लोकतंत्र या संविधान की चिंता नहीं करते, बल्कि उस सिस्टम का बचाव कर रहे हैं जो उन्हें ही बचाता है। राहुल गांधी का कहना है कि वो सच्चाई सामने लाकर रहेंगे, चाहे कोई कितना भी विरोध क्यों ना करे। बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इस बार सबसे बड़ा विवाद बना रहा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची से नाम हटाकर एनडीए को फायदा पहुंचाया गया, जबकि एनडीए ने उसे घुसपैठियों की सफाई बताया। करीब 44 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटे भी, लेकिन डेटा कुछ और ही कहता है। विश्लेषण के मुताबिक एसआईआर की वजह से एनडीए को कोई बड़ा चुनावी फायदा नहीं मिला। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 लोकसभा से 2025 विधानसभा तक एनडीए की वोट हिस्सेदारी लगभग पहले जैसी ही रही, जबकि महागठबंधन की हिस्सेदारी थोड़ी घटी। जिन इलाकों में सबसे ज्यादा नाम हटाए गए वहां भी एनडीए को खास बढ़त नहीं दिखी। डेटा से ये साफ है, एसआईआर राजनीतिक विवाद तो था, लेकिन चुनाव परिणाम तय करने वाला फैक्टर नहीं। दुबई एयर शो में शुक्रवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया, जब भारत का तेजस फाइटर जेट डेमो फ्लाइंग के दौरान क्रैश हो गया। हादसे में पायलट की मौत हो गई, जिसकी पुष्टि भारतीय वायुसेना ने की है। आईएएफ ने कहा है कि उन्हें इस नुकसान का गहरा दुख है और हादसे की वजह जानने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाई जा रही है। हादसा दोपहर करीब 2:10 पर हुआ, जब तेजस, जो HAL द्वारा बना सिंगल सीट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, अचानक नीचे गिर गया। सूत्रों का कहना है कि पायलट ने नेगेटिव G-फोर्स टर्न से रिकवर नहीं किया। चश्मदीदों ने बताया कि प्लेन अचानक तेजी से नीचे आया और कुछ ही सेकंड में काला धुआं उठने लगा। ये 2 साल में तेजस का दूसरा क्रैश है। इससे पहले 2024 में जैसलमेर में तेजस हादसे का शिकार हुआ था, लेकिन तब पायलट सुरक्षित बच गया था। कर्नाटक की राजनीति में एक बार फिर खींचतान तेज हो गई है। कई कांग्रेसी विधायक दिल्ली में पार्टी हाईकमान से मिलने पहुंचे, जिसके बाद सीएम बदलने की अटकलें फिर से बढ़ गई हैं। बीजेपी ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार को 2 धड़ों में बांट चुकी है, एक सिद्धरमैया का ग्रुप और दूसरा डीके शिवकुमार का। लेकिन बेंगलुरु में जब डीके शिवकुमार से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि सीएम सिद्धरमैया पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे और मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। सभी 140 विधायक मेरे अपने हैं, मेरे खून में गुटबाजी नहीं है। दिल्ली जाने वाले विधायकों पर उन्होंने कहा कि मंत्री बनने की इच्छा में लोग नेतृत्व से मिलने जाते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। उधर बीजेपी नेता आर अशोक ने कहा कि सरकार 2 हिस्सों में बंट चुकी है और सिद्धरमैया के पास बहुमत नहीं बचा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि वो रूस के साथ युद्ध खत्म करने के ड्राफ्ट पीस प्लान पर ईमानदारी से काम करने को तैयार हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि इस योजना के तहत यूक्रेन को अपने डोनबास के कुछ हिस्से छोड़ने पड़ सकते हैं, सेना घटानी होगी और नेटो में शामिल न होने का वादा करना होगा। ये भी साफ नहीं है कि इस प्लान में यूक्रेन की हिस्सेदारी कितनी है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका ने दोनों पक्षों से बराबर बातचीत की है। जेलेंस्की के दफ्तर का कहना है कि यूक्रेन न्यायपूर्ण तरीके से युद्ध खत्म करने के लिए इस योजना पर चर्चा करने को तैयार है। रिपोर्टों के मुताबिक सेना को 6 लाख सैनिकों तक सीमित करने और रूस पर लगे प्रतिबंध हटाकर उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था और G7 में वापस शामिल करने जैसी बातें भी प्लान में हैं।
जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वो दिल्ली में अपने परिवार के लिए एक घर को छोड़कर पिछले 20 साल में कमाई गई अपनी पूरी संपत्ति जनसुराज को दान कर देंगे। पश्चिम चंपारण के भितेहरवा में पीके ने कहा कि जिन लोगों को लालच देकर 10,000 रुपए की पहली किश्त दी गई थी, अब उन सभी तक पहुंचना और उन्हें सरकारी दिक्कतों से बचाना जनसुराज की जिम्मेदारी है। पीके ने बताया कि 15 जनवरी के बाद जनसुराज की टीम हर घर जाएगी और फॉर्म भरवाएगी ताकि लोगों को 2 लाख रुपए का लाभ मिल सके। उन्होंने वादा किया कि अगले 5 साल तक वो अपनी कमाई का 90% हिस्सा इस पहल में देते रहेंगे। साथ ही लोगों से ये भी अपील की कि वो कम से कम 1,000 रुपए दान करें। पहली बार चुनाव लड़ने वाली जनसुराज को इस बार एक भी सीट नहीं मिली। कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अमेरिका इसका बहिष्कार कर रहा है और वहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनका सामना नहीं होगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पीएम मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे इस यात्रा को पूरी सहजता के साथ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि अमेरिका इस शिखर सम्मेलन का बहिष्कार कर रहा है। उन्होंने लिखा कि याद कीजिए कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी कुआलालंपुर में होने वाले भारत आसियान सम्मेलन में इसलिए नहीं गए थे क्योंकि वहां उनका आमना सामना राष्ट्रपति ट्रंप से होना था। उन्होंने लिखा कि अगला G20 शिखर सम्मेलन 1 साल बाद अमेरिका में होगा, तब तक शायद अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड डील हो जाएगी। लेकिन जिस तरह राष्ट्रपति ट्रंप पिछले 7 महीनों में 61 बार ये दावा कर चुके हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को रोका था, कल्पना कीजिए कि आने वाले 12 महीनों में वे दावा कितनी बार और दोहरा देंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को जोहान्सबर्ग यानी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर रवाना हुए। मोदी यहां 21 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक आयोजित हो रहे 20वें G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। अमेरिका ने भारत को 2 अहम हथियार बेचने के सौदे को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका ने भारत को $92.8 मिलियन यानी लगभग 823 करोड़ रुपए के हथियार बेचने की मंजूरी दे दी है। भारत को जो हथियार बेचे जाएंगे उनमें जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल और एक्सकैलिबर प्रिसीजन आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल शामिल हैं। ये ऐसे गोले हैं जो सटीक निशाना लगा सकते हैं। ये सौदा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के 9 महीने बाद हुआ है। यहाँ दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर प्रतिबद्धता जताई थी। ऐसी खबरें हैं कि ट्रंप ने भारत से अमेरिका में बने और अधिक हथियार खरीदने की अपील की थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने शुक्रवार को साफ कहा कि जब तक संविधान में बदलाव कर गवर्नरों के लिए बिलों को मंजूर या वापस करने की समय सीमा तय नहीं की जाती, तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की राष्ट्रपति रेफरेंस पर दी गई सलाह पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में स्टालिन ने कहा कि राज्य के अधिकार और सच्चा फेडरलिज्म हमारी लड़ाई है और ये लड़ाई जारी रहेगी। स्टालिन ने अपने बयान में बताया कि सुप्रीम कोर्ट की ये राय 8 अप्रैल 2025 के उस ऐतिहासिक फैसले पर कोई असर नहीं डालेगी जो तमिलनाडु बनाम राज्यपाल तमिलनाडु मामले में आया था। स्टालिन बार बार आरोप लगाते रहे हैं कि राज्यपाल देर करके सरकार के कामकाज को रोकते हैं और अब उन्होंने ये साफ संकेत दिया है कि डीएमके संविधान संशोधन तक पीछे हटने वाली नहीं है। बिहार के बाद बंगाल सहित कई राज्यों में चुनाव आयोग के निर्देश पर वोटर लिस्ट का एसआईआर शुरू किया गया है। पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसका तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं ने विरोध किया है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के संबंध में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखा है। उन्होंने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर के बारे में चिंता जाहिर की है। ममता ने कहा कि एसआईआर का काम अस्त व्यस्त, बिना प्लान के और खतरनाक है। बीएलओ को सही ट्रेनिंग, सपोर्ट या समय नहीं मिला है। काम के बोझ की वजह से डेटा में गलतियां हो रही हैं। असली वोटरों के वोट देने के अधिकार से वंचित होने का खतरा है। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि बीएलओ को इंसानी हद से ज्यादा काम दिया जा रहा है। कई बीएलओ अपने रेगुलर काम के साथ साथ घर घर जाकर सर्वे भी कर रहे हैं। उन्हें सर्वर फेलियर, डेटा मिसमैच और सीमित ऑनलाइन सपोर्ट का सामना करना पड़ रहा है। देरी होने पर डिसिप्लिनरी एक्शन की धमकी दी जा रही है। बिना किसी वजह के कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी ने मांग की है कि एसआईआर को तुरंत रोका जाए। चुनाव आयोग जबरदस्ती के तरीके और डराना धमकाना बंद करे। सही ट्रेनिंग, सपोर्ट और टाइमलाइन में बदलाव करे।
दिल्ली की हवा एक बार फिर गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को आदेश दिया है कि वो बाहर होने वाली खेल गतिविधियां और स्पोर्ट्स तुरंत रोक दें। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने कल ही कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट में से कहा था कि नवंबर और दिसंबर में होने वाली खेल प्रतियोगिताएं रोकने पर विचार करें। स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे तभी तक सभी आउटडोर एक्टिविटी बंद रखें जब तक एयर क्वालिटी में सुधार नहीं हो जाता। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी।